Clear, Janab. We are starting chapter number 7, which was the last chapter from your geography syllabus for grade 9. बाकी के जो remaining 4 chapters हैं, that will be discussed in grade 10. सही. हिस्ट्री के अंदर भी chapter 1 to chapter 10 ये आपका जो है वो grade 9 का syllabus है. बाकी chapter 11 से लेके chapter 16 तक it will be discussed in grade 10 जब आप अगली क्लास में जाओगे. ठीक हो गया बच्चों? एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट very important profession for the farmers who are living in Pakistan, who are living in the rural areas of our country. बहुत सारे लोग इस particular profession से connected हैं. बहुत सारे यूं कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर प्रोफेशन पे बेस करती हैं. नॉट ओनली इंडस्ट्रीज बट द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, आप, मैं, हम सब, somehow we all are dependent on this particular profession. चूंकि एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगी, क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाएगी, उसी के बाद हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर एग्रीकल्चर पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा या पुअरली प्रैक्टिस किया जाएगा, जिस तरीके से आज अनफॉर्चुनेटली बहुत पुअर प्रैक्टिसेस के साथ या बहुत पुअर पॉलिसीज के साथ हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच बिकम्स द रीजन कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम अपने लिए वीट सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें. हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सफिशिएंट अमाउंट में अपने लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस कर सकें. somehow पाकिस्तान को ये सारे के सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सो मेनी अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कभी कभार, ये यूं कह सकते हैं कि मेनली ऑन मेजॉरिटी बेसिस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज. कभी हम चाइना से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी हम इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी किसी और कंट्री की तरफ हम देख रहे होते हैं. क्लियर? तो इस सारी की सारी डिस्कशन का बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन फॉर एनी कंट्री. इस दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम तरीन कामों में से एक काम ये है. क्लियर? तो अगर इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से केओस फैल जाएगा जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान में फैला हुआ है. महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजें यूं कह सकते हैं कि जो सफिशिएंट डिमांड है या सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कंट्रीज से चीजें मांगनी पड़ती हैं. और अल्टीमेटली जब आप किसी कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो उसकी कीमत आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है. क्लियर? मेनली चीजें आपके पास आपके बुक्स में मेंशन है. वी आर स्ट्रेट गोइंग टू द मेन थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. जब कभी भी आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं या जब कभी भी कोई फार्मर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है, आप ये देखेंगे कि वो 3 प्रोसेसेस से या 3 स्टेप्स से लाजमी गुजरता है, या 3 स्टेप्स आप इस प्रोफेशन के अंदर या आप इस इंडस्ट्री के अंदर लाजमी देखेंगे. 1 इज इनपुट, समथिंग जो कि इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, समथिंग जो कि इसके अंदर ऐड किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, and then some output will be taken out. कुछ आउटपुट हमें उसके बाद मिलेगा. थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. अगर आप ये टेबल गौर से देखें, लेट मी चेंज द डायमेंशन ऑफ दिस स्क्रीन. अगर आपको अब ये टेबल थोड़ा सही से नजर आ रहा हो तो आप इस टेबल में देखेंगे कि there are 2 kinds of input. There are 2 types of input which farmers usually use to make. anyone who is practicing this particular thing, वो 2 तरह के इनपुट जो है वो इसमें डालता है. 1 is something जो कि हमारे पास नेचुरली मौजूद है. ठीक, लैंड, सॉइल, सनलाइट, वेदर, ये सारे के सारे वो इनपुट्स हैं, ये सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें बेसिकली चाहिए होती हैं. अगर आपने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है, अगर आपने फार्मिंग को प्रैक्टिस करना है, तो हमें ये बेसिक जो नेचुरल इनपुट्स हैं वो रिक्वायर्ड है. अब उसके बाद इसमें ह्यूमन एफर्ट ऐड हो जाती है या ह्यूमन फैक्टर इसके अंदर ऐड हो जाता है. क्या क्या चीजें ऐड हो जाती हैं इसके अंदर? कैपिटल आपका ऐड हो जाता है. कैपिटल इन द सेंस आप बता सकते हैं कि इसमें मशीनरी ऐड हो जाती है, इसमें लेबर ऐड हो जाता है,
इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं, जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी, उनको जो पैसे आपने देने हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप इसको एक ही वर्ड में कैपिटल के तौर पे बता सकते हो। मशीन इसमें ऐड हो जाती हैं, लेबर इसके अंदर ऐड हो जाता है, इंसान की अपनी नॉलेज, उसका अपना इल्म, किस तरीके से उसने एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से उसने अपनी ग्रोथ को इन्हांस करना है, वो सारी की सारी नॉलेज, वो सारी की सारी लॉजिक्स वो इसके अंदर ऐड करता है, सो दैट उसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सीड्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल what we used to add into whenever we are practicing agriculture, whenever we are farming something। तो ये सारे के सारी कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी इनपुट के अंदर। टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, बहुत कॉमन सी चीज है, जब आप कोई चीज इनपुट करेंगे तो लाजमी सी बात है उसके बाद आप उसको प्रोसेस भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका प्रोसेस ही होगा। क्लियर? प्लफिंग की जाएगी, जमीन की खुदाई होगी थोड़ी सी, उसको सही तरीके से खोदा जाएगा सो दैट वी कैन सोन द सीड्स। जो बीज होंगे किसी भी चीज के, जिस चीज की भी आपने कल्टीवेशन करनी है, उसके बीजों को सही तरीके से जमीन में बोया जा सके, ठीक है। सोइंग द सीड्स इज द सेकंड प्रोसेस। उसके बाद इरिगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। कितनी अमाउंट में पानी सप्लाई करना है, कितने एरिया तक पानी जाना है, कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इरिगेशन भी एक प्रोसेस है कि आपने इनपुट तो कर दिया, लेकिन अगर आप इरिगेट नहीं करेंगे उस लैंड को, उस बीज तक पानी नहीं जाएगा, तो कभी भी आपको आउटपुट आपका नहीं मिल पाएगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन, different sort of fertilizers, different sort of chemicals, different sort of natural, you can say कि things are added into the soil, सीड्स के साथ ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर्स भी दो तरह के हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो आगे जाके इस पर बात करने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला स्टेप आपके पास जो प्रोसेस के अंदर आपके पास आ जाता है, या जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी ओपन इट, ओके, ठीक है। वीडिंग होती है, आसपास के जो अनवांटेड छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं या अनवांटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सारी की सारी चीजों को आपने साफ कर देना है, सो दैट यू ओनली गेट व्हाट यू आस्क फॉर। आपको सिर्फ वही आउटपुट मिले जो कि आपको रिक्वायर्ड है। थ्रेशिंग होती है, once the product is about to ready, ठीक है, once the product is about to you can say कि finalize, उसके बाद आप इसकी कटाई का जो मरहला है उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। somehow whenever we are practicing the livestock farming, then we used to milk all the animals जिनको हम अपने पास रखते हैं, which are being used for farming, which are being used in the agricultural sector or in this profession, ठीक। ब्रीडिंग होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स की, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लांट्स की, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स की ब्रीडिंग होती है। तो ये प्रोसेसेस पूरी कैटेगरी है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर के आन विद द इनपुट साइड, कोई चीज इनपुट डाली है, जमीन हमें रिक्वायर्ड है, हमें सनलाइट रिक्वायर्ड है, सूटेबल वेदर हमें रिक्वायर्ड है, सॉइल हमें अच्छी रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेचुरल इनपुट्स आर देयर। उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड की, लेबर हमने वहां पे लगा दिया, सीड्स हमने वहां पे लगा दिए, फर्टिलाइजर्स हमने वहां पे लगा दिए, मशीन्स हमने वहां पे इस्तेमाल की हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने इनपुट के अंदर डाली हैं। मूविंग ऑन, प्रोसेस किया, प्लफिंग किया, सोइंग किया, थ्रेशिंग किया, वीडिंग किया, और उसके बाद आखिरी स्टेप आ जाता है जब हमें वो सारी की सारी चीजें मिल रही होती हैं जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। एंड देन लास्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू गेट, जिसके लिए ये सारी की सारी मेहनत हो रही है, जिस चीज की भी आपने कल्टीवेशन की है, जिस चीज की भी आपने क्रॉपिंग की है, we are going to get the final product, whether it is wheat, whether it is rice, sugarcane, maize, whatever it is, आउटपुट में आप वो सारी की सारी चीजें ले रहे होते हैं, आपको मिल रही होती हैं, ठीक। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी, ऑल्दो हम सारी के सारे स्टेप से अवेयर हैं, लेकिन फिर भी somehow it needs to be discussed. Two types of crops are there.
ठीक है, two types of crops are there. My question to all of you now, I am turning off the screen for a minute. ठीक, दो तरह की क्रॉप्स हमारे पास मौजूद हैं, ये हमने गालिबन चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया होगा, रबी क्रॉप एंड वी हैव खरीफ क्रॉप. अब जरा मुझे जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर रबी क्रॉप्स एंड व्हाट आर खरीफ क्रॉप, इसके बारे में अगर कोई मुझे जल्दी से बता दे. जी, जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपका माइक ऑन कर सकता हूँ. इफ यू वांट टू स्पीक आप बता दीजिए. जी, ओके, ठीक है, आई हैव गॉट वन आंसर, सही जवाब है. व्हाट एल्स? ठीक, बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, जितने भी लोगों ने जवाब दिया है, यू हैव गॉट, यू हैव शेयर्ड द राइट आंसर. बेसिकली रबी क्रॉप्स को कहा जाता है कि दे आर विंटर क्रॉप्स. इस बात को बस याद रखिएगा, रबी क्रॉप्स आर कंसीडर्ड टू बी द विंटर क्रॉप्स. ठीक. ऑन द अदर हैंड खरीफ क्रॉप्स आर कंसीडर्ड टू बी समर क्रॉप्स. ये वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो कि समर सीजन के अंदर जिनको बोया जाता है, जिनकी कल्टीवेशन की जाती है और हार्वेस्टिंग जब की जाती है, यानी कि जब इनकी कटाई होती है, वो टाइम होता है जब आपके पास सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं. ठीक. खरीफ क्रॉप के अंदर मेनली जो चीजें हम डिस्कस करते हैं, या मेनली जो क्रॉप्स डिस्कस की जाती हैं, समहाउ उसके अंदर राइस का नाम आ जाता है या कॉटन का नाम आ जाता है. और अगर हम रबी की बात करते हैं तो रबी के अंदर वेरी वेरी फेमस वी हैव वीट. सही, बहुत कॉमन है, सबके इस्तेमाल में है, सबके घरों में ऑब्वियसली बात है रोटी बनती है, या इससे रिलेटेड, वीट से रिलेटेड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं. तो हम सबके घरों में ये वाला जो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल होता है. नाउ आई कैन कनेक्ट माई थिंग, आई कैन कनेक्ट माई, यू कैन से कि जो मैंने अभी शुरू में आपसे बात कही थी कि हम सारे के सारे लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम सब इससे कनेक्टेड होते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर जरा सी भी तब्दीली आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, उसका जो उससे जो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, वो हम सारे के सारे यूजर्स हो रहे होते हैं. क्लियर? रबी क्रॉप्स को बेसिकली कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि इनको जमीन में बोया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. जब आपकी सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती है ना, नॉर्मली कहा जाता है कि सर्दियों का जो स्टार्ट होने का सीजन होता है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, अभी तो खैर क्लाइमेट बड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो ज्योग्राफी की बुक्स बताती हैं और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बताती हैं, वो ये बताती हैं कि दिसंबर से आपका विंटर सीजन स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट टिल फेब्रुवरी, या मार्च के मिड तक जो है वो चलता है. ये आपकी किताबें बता रही हैं, अभी की हम बात नहीं कर रहे. तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं, ये प्री विंटर सीजन में कल्टीवेट की जाती हैं. ठीक. अक्टूबर नवंबर के अंदर इनकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, जिनकी कटाई होती है, वो होती है अप्रैल और मई के सीजन के अंदर, यानी कि गर्मियां आने से पहले पहले इनको हटा दिया जाता है. ऑन दी अदर हैंड खरीफ क्रॉप्स, जिनको समर क्रॉप्स कहा जाता है, इनको आप कल्टीवेट करते हैं मई जून के अंदर, शदीद गर्मियों के अंदर. और इनकी जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, वो इनका हार्वेस्टिंग सीजन होता है अक्टूबर एंड नवंबर. इनको सर्दियों से पहले आप हटा देते हैं. क्लियर? थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर हम कर लें तो उसमें यूं भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि रबी क्रॉप्स को थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है. जो जेंटल रेनफॉल होती है, बड़ी सॉफ्ट सी रेनफॉल होती है सर्दियों के अंदर, रबी क्रॉप्स को उसकी जरूरत होती है. ठीक. ऑन दी अदर हैंड खरीफ क्रॉप्स को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है.
दिस बिकम्स द रीजन कि हम इसको गर्मियों के सीजन में कल्टीवेट करते हैं, यानी कि जो मॉनसून का टाइम होता है उस मॉनसून के टाइम पे हम इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कुड हैव बीन अचीव्ड। क्लियर हो गई बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेनली जो कैटेगराइज करते हैं वो हम 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर इसको कैटेगराइज कर देते हैं। स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग, कैश क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब ये जो वर्ड सबसिस्टेंस का है, दिस वर्ड अगर जूम बहुत ज्यादा ना हो रहा हो और आपको नजर आ रहा हो तो आई एम हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग मुझे कौन बता रहा है? सबसिस्टेंस। रिसेंटली अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 फिशिंग हमने पढ़ा था, वहां पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था जिन लोगों ने फिजिकल क्लासेस अटेंड की थी। सो कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस? 2 टाइप्स ऑफ फिशिंग हमने पढ़ी थी, अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो जल्दी से मुझे जवाब देके बताएं जल्दी। ओके, आई गॉट वन आंसर। और भी कोई ट्राई करे? बिल्कुल सही है, ठीक है। सम प्रैक्टिस विच इज मेनली डन ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, स्मॉल स्केल पे, लिमिटेड स्केल पे, जिससे आप यूं कह सकते हैं कि जो भी फार्मर है, अगर हम फिशिंग की बात करें, फिशिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसिस्टेंस फिशिंग वो वाली फिशिंग कि जब कोई फिशरमैन फिशिंग कर रहा है लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर, सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए, या आपने उस एरिया की जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे अगर हम फार्मिंग की बात करें तो कोई भी फार्मर अगर फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है, so somehow he is doing this kind of practice just for the sake of fulfilling very limited amount of need, small scale पे, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। जहां भी कहीं ये वर्ड आ जाए आपके पास, यू मस्ट रिमेंबर कि सबसिस्टेंस मीन्स के वेरी स्मॉल स्केल, समथिंग जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत छोटे स्केल पे हो रही है, बहुत कम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो फार्मिंग अगर हम ये देखते हैं तो छोटे छोटे से जो आपके पास लैंड्स होती हैं, नॉट वेरी बिग एरिया ऑफ लैंड, लेकिन यह होता है कि आमतौर पे एक छोटे से एरिया की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, या रॉ मटेरियल अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है, किसी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, किसी बड़े शहर को कोई वहां पे कोई फैक्ट्रीज हैं, उनको एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। रॉ मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कुड हैपन इन द फॉर्म ऑफ किसी किसी को रूट्स रिक्वायर्ड है, कोई अगर हर्बल कंपनी है, कोई मेडिसिन कंपनी है और उसको अपनी मेडिसिन बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है, उसको किसी खास प्रोडक्ट की रूट्स रिक्वायर्ड हैं, लीव्स रिक्वायर्ड हैं, स्टेम रिक्वायर्ड है, फ्रूट्स रिक्वायर्ड हैं, तो समहाउ जब तक वो प्रोसेस नहीं है वो रॉ मटेरियल के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर उनकी नीड हम फुलफिल कर रहे हैं तो जो आप फार्मिंग करोगे वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे करोगे, छोटे स्केल पे करोगे, बहुत ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके कंज्यूमर्स जो होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, ठीक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कैश क्रॉप फार्मिंग की बात करें, नाम से जाहिर है और ये चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, द क्रॉप्स विच आर बीइंग कल्टिवेटेड, विच आर बीइंग ग्रोन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए, कैश अर्न करने के लिए, ठीक, ट्रेडिंग करने के लिए। अगर पाकिस्तान किसी एक खास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो कल्टीवेशन है, जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, हम मिसाल ले लेते हैं कॉटन की, पाकिस्तान जो है वो कॉटन बहुत अच्छी ग्रो करता है, पाकिस्तान राइस बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो ये वो सारे के सारे क्रॉप्स हैं जो कि पाकिस्तान अपने कंट्री में जितने यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ राइस या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कॉटन बचती है उसको एक्सपोर्ट कर देता है, डिफरेंट कंट्रीज को बेच देता है। क्लियर? और उसके बदले में क्या होता है कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है, पाकिस्तान उससे अपनी इनकम जनरेट करता है, पैसे कमाता है। क्लियर?
तो मेनली वो वाली सारी की सारी क्रॉप्स जिनको लगाया ही या जिनको ग्रो ही इसी पर्पस के लिए किया जाता है कि आपने इससे पैसे कमाने हैं, हम उसको कैश क्रॉप्स आमतौर पे कह रहे होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा कि इन तमाम के तमाम कैश क्रॉप्स के अंदर कमर्शियल वेज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एग्जाम में अक्सर 4 मार्क्स के लिए एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसमें भी अगर आप मुझे अपना इनपुट डाल दें तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। आप में से अगर कोई मुझे 2 to 3 डिफरेंसेस बता सकता है, यू हैव गॉट सम टाइम, ठीक है, टाइम ले लें, लाइक यू हैव 20-30 सेकेंड्स। 2 to 3 डिफरेंसेस अगर आप मुझे बता दें बिटवीन कैश क्रॉप फार्मिंग एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग या सबसिस्टेंस फार्मिंग, अगर इन दोनों के दरमियान में आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो, 2 to 3 डिफरेंसेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आमतौर पे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एग्जामिनर आपसे ये सवाल बना के पूछ सकता है। सो द बेसिक क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड सबसिस्टेंस क्रॉप, ये जरा बता दें। हरी अप। मोबाइल की स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको राइटिंग थोड़ी सी अजीबो गरीब सी समझ में आएगी, लेकिन समहाउ हम काम चलाएंगे इसी से। वेरी गुड, आई हैव गॉट, ओके, मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ठीक, सही जवाब, गुड पॉइंट्स। और बताएं, उसके बाद मैं सारे के सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करूंगा और उसके बाद वील बी हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दैट इज वीट। आज हम वीट और कोशिश करेंगे कि राइस डिस्कस करते हैं। सही, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, रियली अप्रिशिएटेड। ठीक है, जितने भी लोगों ने जवाब दिया है, एब्सोल्युटली राइट, यू हैव गॉट द राइट पॉइंट्स। और अगर आप ये पॉइंट्स खुद से बता सकते हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि 3 to 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर बना के दे देता है तो आप इसको बहुत आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कर सकते हो। मेनली जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि कैश क्रॉप्स बेसिकली लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है या कमर्शियल स्केल पे ग्रो की जाती है, और कमर्शियली जब भी कोई चीज की जाएगी, याद रखिएगा कि वो हमेशा बहुत लार्ज स्केल पे होगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होगी वो स्मॉल स्केल पे होती है। क्लियर? कैश क्रॉप्स के लिए आमतौर पे अगेन सेकंड पॉइंट इज कि इसका बेसिक पर्पस ही ये होगा कि हमने पैसे कमाने हैं, दिस इज बीइंग डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। ऑन दी अदर हैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आप ये नहीं देखोगे आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आपने सिर्फ अपनी नीड्स को और अपनी जरूरियात को ऑफ सीड्स, ये सारी की सारी चीजें एडवांस तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ट्रेडिशनल वेज इस्तेमाल किए जाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप प्लफिंग कर रहे हैं, अगर आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, तो सबसिस्टेंस के अंदर ये सारा का सारा काम मैनुअली होगा, ये सारा का सारा काम लेबर अपने हाथ से कर रहे होंगे या विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कैश क्रॉप फार्मिंग की बात करें तो थ्रेशिंग हो, प्लफिंग हो, सोइंग हो, ये सारी की सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ मशीन्स होंगी। सही। इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर जो इरिगेशन यानी कि जो वाटर का सोर्स होगा दैट विल बी ट्यूबवेल्स या कैनाल्स। सही हो गया। जबकि सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जो इरिगेशन यानी कि जो वाटर हासिल करने का सोर्स होगा दैट विल बी वेल्स।
कुएं, जो जमीन के अंदर पानी है, जो कुएं बना के लोग पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 3, चारसा, शादोफ, लिफ्ट इरिगेशन, पर्शियन व्हील, ये सारे पुराने के पुराने तरीके, ये सारे के सारे बेस इस्तेमाल किए जाएंगे इरिगेशन पर्पस के लिए। क्लियर? फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स को, हाई क्वालिटी के सीड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, जो कि बड़े स्मॉल स्केल पे हो रही है, वहां पे आपके पास इतने पैसे नहीं होते या फार्मर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बहुत हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स को या सीड्स को इस्तेमाल करे, तो वो आमतौर पे एनिमल डंक जो होता है, जो काउ डंक वगैरह होता है, उसको इस्तेमाल करता है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, यहीं से ये बात भी समझ में आ जाती है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, टाइम टेकिंग भी होती है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है इसके अंदर, लेकिन अगर आप ये कहें कि हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा जो बेनिफिशियल होती है वो सब्सिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये बात गलत नहीं होगी, चूंकि कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर आप आमतौर पे डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप ये नहीं देखते कि हम कौन कौन से हेल्थ स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू को देखना होता है, अपने कैश को बढ़ाना होता है। दिस बिकम्स द रीजन आप ये कह सकते हैं कि कैश क्रॉप फार्मिंग जो होती है या कैश क्रॉप कल्टीवेशन जो होती है, समहाउ उसके अंदर कभी कभार आपको हेल्थ हैजर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड सब्सिस्टेंस वाली इस केस के अंदर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती। मूविंग ऑन, आगे अगर हम एक और चीज इसके बारे में देख लेते हैं, पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है। अगेन पेस्टिसाइड इज गेट अनदर थिंग जिसके जरिए आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बड़ी इफेक्ट हो रही होती है, वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। अगर आप पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो लाजमी सी बात है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड हो जाएंगी विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक, तो कैश क्रॉप फार्मिंग आपके रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से दिस इज गुड, बट हेल्थ के हवाले से कभी कभार ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ तक बात आई एम श्योर के क्लियर होगी। हेडिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस, दैट इज wheat. चलिए, एज वी ऑल नो wheat is a rabi crop, ठीक है, विंटर क्रॉप है। इट डज नॉट नीड मच और अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर इसको वाटर की जरूरत होती है। मेनली जो इसके यूजर होते हैं वीट के, वो तकरीबन सारे के सारे लोग जितने भी हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, दे ऑल आर द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, वी यूज टू मेक ब्रेड्स, वी यूज टू मेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स by using this agricultural product. I'm talking about wheat. इसका जो प्लफिंग सीजन होता है, जब इसकी प्लफिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब सोइंग सीजन है, दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर, जब इसके सीड्स को जमीन के अंदर सोन किया जा रहा होता है, बोया जाता है। द फर्स्ट इरिगेशन, याद रखिएगा कि पहली दफा जो उसको पानी सप्लाई किया जाता है, वंस द प्लफिंग इज डन, वंस द सीड्स आर सोन, द फर्स्ट इरिगेशन इज डन इन इट्स फर्स्ट मंथ, यानी कि नवंबर के अंदर, ये नवंबर का जो महीना होता है उसमें आपने पहली दफा इसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जितना पानी इसको रिक्वायर्ड है वो आपने इसको प्रोवाइड किया। क्लियर? द सेकंड इरिगेशन यूजुअली टेक्स प्लेस आफ्टर 1 मंथ। ठीक, या आमतौर पे ये होता है कि दिसंबर के अंदर चूंकि जेंटल रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, जो कि वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है। चैप्टर नंबर 2 अगर आप याद करें क्लाइमेट, कि दिसंबर में जो बारिशें होती हैं वो आमतौर पे वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती हैं। तो नवंबर के अंदर आपने इसको मैनुअली वाटर सप्लाई किया, और अगर दिसंबर में बारिशें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर बारिशें नहीं होती हैं तो दिसंबर के अंदर हमने इसको दोबारा से पानी सप्लाई करना है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने रोजाना पाइप लेके फील्ड्स के अंदर उतर जाना है और रोजाना पाइप से उसको पानी देते फिर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर है? इरिगेशन के भी जो मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे किस तरह की फार्मिंग हो रही है, कमर्शियल हो रही है या स्मॉल स्केल हो रही है, उसी हिसाब से हम वही
इरिगेशन मेथड भी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया भाई? हार्वेस्टिंग के टाइम पे मैनुअल लेबर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब इसकी कटाई हो रही होती है, जब इसके उतरने का सीजन होता है, तो उन सब के सब ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग करके, और जिस तरह से भी रिक्वायर्ड है उसकी पैकेजिंग करने के बाद उसको उस पर्टिकुलर शेप में लाने के बाद, विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड, मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है आगे, फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, इसको आगे कर दिया जाता है। क्लियर? जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस या जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स जरा सा इसकी जल्दी से देख लीजिएगा। मेनली आपके पास यही चीज वो है जो कि आपने जरूरी इसको देखनी है। Just give me a second. Okay, we have only like very limited time to go. रेनफॉल इसके लिए मॉडरेट रिक्वायर्ड होती है, मॉडरेट रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल इज नॉट रिक्वायर्ड। मॉडरेट अमाउंट में जो रेनफॉल होती है, नियरली 200 to 400 मिलीमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत ही मॉडरेट सी आपको रेनफॉल इसमें रिक्वायर्ड है इसकी ग्रोथ के लिए। क्लियर? अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे आमतौर पे इरिगेशन इज नॉट वेरी मच इजी टू डू, जहाँ पे पानी को सप्लाई करना या पानी का जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा आपके पास इजीली नहीं अवेलेबल होता। टॉकिंग अबाउट दी पोर्टवार प्लेट्यू, दी केपीके रीजन्स, तो वहां पे आप बारिशों के पानी को ही इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपने उस सीजन में इसको सोन किया जब वहां पे बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक। मिड ऑफ नवंबर या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर केपीके रीजन, पोर्टवार प्लेट्यू, रेनफॉल आमतौर पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसी रेन वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वीट की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। क्लियर? टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ सोइंग, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमने इसकी सोइंग करनी है, सर्दियों के मौसम में हमने इसको बोना है, तो आमतौर पे 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट मोर देन दिस टेम्परेचर। और जब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो नॉट मोर देन 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सॉइल मस्ट बी फर्टाइल, अगेन लैंड मस्ट बी फ्लैट और ड्रेन होनी चाहिए, और सनशाइन जरूरी है ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। वी आर वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। द टाइम इज अबाउट टू एंड। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।